ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 56 कोठारी मेंशन में सबसे पहले संगीत का फंक्शन हुआ। उसके बाद सारे फंक्शंस चालू हो गए, जैसे मेहंदी, हल्दी। फाइनली वेडिंग का भी दिन आ गया। मधु आज रेड कलर की वेडिंग में लहंगा पहनी थी, जिसमें बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। सुबह से मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर रही थी। फाइनली वह दोपहर में मुहूर्त से पहले वह तैयार हो गई। आज मेंशन में इतनी भीड़ भाड़ था, सबसे ज़्यादा मीडिया और प्रेस जो लाइव शादी दिखा रहे थे। मधु कमरे में रेडी होकर बैठी थी। जब उसे विधि, रोशनी और मधु को लेने के लिए गए तो मधु बहुत घबराने लगी और उसने विधि से कहा, मुझे विराज से बात करना है, क्या उसे बुला सकती हो? यह सुन तीनों हंसने लगी, पर भूमि ने विधि से कहा, तुम अपने भाई को बुला कर लाओ, हम बाहर चलते हैं। विधि बाहर आई, जहाँ पर शादी का मंडप बना हुआ था, क्योंकि विराज तो मंडप में जाकर बैठने ही वाला था, क्योंकि मीडिया वाले उसकी फ़ोटो निकाल रहे थे। विधि धीरे से जाकर उसके कान में बोली, भाई, मेरी होने वाली भाभी आपको अंदर बुला रही है। विराज पहले तो अपनी आंखें छोटी कर लिया और घड़ी में टाइम देखा तो तुरंत मेंशन के अंदर आया और मधु के कमरे में गया, जो परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी। उसे इतना परेशान देखकर विराज बोला, क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? मधु अपने दोनों हाथ आपस में उलझाते हुए बोली, वह मुझे बाहर जाने में बहुत घबराहट हो रहा है। मैं कभी इतने लोगों के बीच में नहीं गई हूँ। ऊपर से यह मीडिया, ये सब मेरे लिए पहली बार है। मुझसे अगर किसी ने कुछ पूछा तो? मधु की परेशानी विराज अच्छे से समझ गया। वह तुरंत उसके करीब आते हुए उसके कंधे पर हाथ रख उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, मैं हूँ ना, सबका जवाब मैं दूंगा। तुम बस मेरे साथ रहना है, तुम्हें किसी का कोई जवाब नहीं देना। मधु विराज को अपनी प्रॉब्लम इसलिए बताना चाहती थी कि कहीं उसके वजह से विराज का सबके सामने मजाक ना बन जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। विराज की बातें सुनकर उसका हौसला बढ़ गया। विराज मधु का हाथ पकड़ अपने साथ बाहर लेकर गया और जैसे वह बाहर गए फूलों की बारिश होने लगा। इतने लोगों को देख मधु अंदर ही अंदर घबरा रही थी, पर विराज उसका हाथ कस के पकड़ा था, जिससे उसका डर काफ़ी हद तक निकल गया। ध्रुव कोठारी मेंशन आ पहुंचा। वह बाहर खड़ा था। उसने पहले नारायण जी को कॉल किया। नारायण जी तुरंत मेंशन से बाहर निकले और ध्रुव को अपने साथ अंदर लेकर गए। ध्रुव लगातार चारों तरफ देखे जा रहा था कि कब उसे रोशनी दिख जाए। नारायण जी अंदर जाते ही सबसे पहले महिमा जी और श्रीकांत जी से ध्रुव का परिचय करवाया, उसके बाद काशी जी से। काशी जी पहले भी ध्रुव से मिल चुकी थी। नारायण जी ने बारी बारी से ध्रुव को सभी से मिलवाया। ओम ने भी हेलो किया। अब बारी रोशनी की थी। रोशनी किसी काम में बिजी थी। नारायण जी ने उसे तुरंत बुलवाया और जैसे वह लिविंग एरिया में आई और अपने मामा को देखी और उनके बगल में खड़े ध्रुव को, उसकी तो बोलती ही बंद हो गया। वह ध्रुव को देख वह तुरंत नज़र झुका ली। जो देख नारायण जी बोले, अरे रोशनी, तुम इधर क्यों खड़ी हो? देखो तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने यहाँ तक आया है। तुम तो आजकल बहुत बिजी हो। नारायण जी का इतना कहना कि रोशनी नज़र उठाकर ध्रुव को देखने लगी, जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। नारायण जी आगे बोले, रोशनी, ध्रुव को अपने साथ लेकर जाओ, इसे सभी से इंट्रोडक्शन करवाओ और बच्चा उतना दूर से आया है, खिलाओ पिलाओ, खातिरदारी करो। इतना बोलकर नारायण जी चले गए। ध्रुव पहले तो अगल बगल में देखा, जहाँ पर सभी लोग बिजी थे। वह चलते हुए रोशनी के पास आया। वह कुछ कह पाता उससे पहले रोशनी बोली, ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी का इस तरह से कहना ध्रुव को बुरा लगा, पर वह जानता था कि वह बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए वह उदास भरी आवाज़ में कहा, तुमसे माफ़ी मांगने
मैं उस दिन भी तुमसे माफ़ी मांगने आया था पर तुम चली गई थी। उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हारी राह देख रहा हूँ कि तुम कब आओगी और मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। ये सुन रोशनी बोली, कोई बात नहीं, उस रात की बात भूल जाओ, मैंने सब कुछ भुला दी हूँ। ऐसा समझो हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो नशे में थे, सारी गलती मेरी थी। ध्रुव और रोशनी बातें कर रहे थे कि वहीं दूर से ओम ने उन्हें देखा। तब तक भूमि भी उनके दोनों के पास आ गई। वह दोनों जिस तरह बातें कर रहे थे, भूमि को समझ गया कि यह ध्रुव है। भूमि जैसे रोशनी के पास आकर खड़ी हुई, मुस्कुराने लगी कि रोशनी अपनी नज़रें चुराते हुए धीमी आवाज़ में बोली, भाभी ये ध्रुव है। रोशनी का इतना कहना कि भूमि मुस्कुराने लगी और प्यार से बोली, ओहो, हमारे नंदोई जी तो बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए तो हमारी रोशनी की नींद चैन सब कुछ चुरा लिया है। रोशनी को लगा नहीं था कि भूमि कुछ ऐसा कह देगी। वह तुरंत अपनी भाभी का हाथ पकड़ जोर से प्रेस करते हुए बोली, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? वही जो सही है। ध्रुव तो रोशनी को देखने लगा और मन ही मन सोच में पड़ गया। क्या रोशनी ने भाभी को सब कुछ बता दिया? क्या वह मुझे इतना चाहती है कि उसने अपनी भाभी को मेरे बारे में बताया? रोशनी को शर्मिंदगी महसूस होने लगा। वह तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाते ही भूमि ध्रुव से ढेर सारी बातें करने लगी, जैसे कि वे दोनों की दोस्ती के बारे में। भूमि ने भी बताया कि रोशनी उसे बहुत चाहती है। भूमि ने ध्रुव का कॉन्टैक्ट नंबर भी ली। दोनों काफ़ी देर बातें किए। उसके बाद भूमि ने ओम को भी बुलाकर और भी बातें करने लगी। बाहर मंडप में विराज और मधु की पूरे विधि विधान से शादी हो गया। सबसे ज़्यादा इमोशनल महिमा जी हुई थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा इतनी आसानी से शादी करेगा, पर आज सबसे ज़्यादा वही खुश थी। बीच बीच में विराज ने पंडित जी से एक दो बार पूछा कि और कितना टाइम लगेगा, जो सुनकर सभी लोग हंस भी रहे थे। शादी होने के बाद उन दोनों का बहुत सारा फ़ोटो लिया, बल्कि सभी फैमिली उसके साथ खड़ी होकर फ़ोटो निकाल रहे थे। विराज का कमरा रात 11:40। मधु विराज के कमरे में 15 मिनट पहले ही आई थी। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सब अपने कमरे में सोने चले गए थे। वहीं सर्वेंट अभी भी काम कर रहे थे। विराज अभी तक कमरे में नहीं आया था। मधु के लेफ्ट हैंड थम्स में प्लास्टर होने की वजह से उसे अपना इतना हैवी लहंगा उतारने में दिक्कत आ रहा था। उसने राइट हैंड से जो सिर पर दुपट्टा पिन लगाया था, वह निकाल नहीं पा रही थी। मधु ने बड़ी मुश्किल से एक दो क्लिप निकाली होगी, पर उससे नहीं निकल पाया। जो देख उसने विधि को कॉल लगाई, क्योंकि अब वह इतना हैवी लहंगा पहनकर इधर उधर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने कॉल की। मधु बोली, विधि प्लीज़ कमरे में आ जाओ, मेरा कपड़ा निकालने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जो सुन विधि मना करते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी मधु भाभी, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, अब भाई की हेल्प ले लो। विधि की बातें सुन मधु कुछ कह पाती उससे पहले ही कॉल कर दी और मुस्कुराते हुए विधि खुद से बोली, मधु भाभी कुछ और काम होता तो मैं पक्का कर देती, पर ये सब तुम भाई से करवा लो। मधु अपना दुपट्टा निकालने के लिए कब से स्ट्रगल कर रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने बाल बिखेर लिए थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। विराज हाथ में मोबाइल लिए अंदर आया। जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया, उसकी नज़र मधु पर गया, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर खुद को देख रही थी। विराज चलते हुए उसके पास आया। विराज पहले तो उसे गौर से देखने लगा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, जिससे वह और भी खूबसूरत दिख रही थी। उसको इस तरह देखता देख मधु बोल पड़ी,
ये मेरा दुपट्टा निकाल दो। मधु का इतना कहना कि विराज मोबाइल साइड में रखते मुस्कुराते हुए कहा, ओहो मिसेस कोठारी, शादी हुए एक दिन नहीं हुआ, अभी से ऑर्डर देना चालू हो गया। ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, हेल्प मांग रही हूँ, समझे? ये सुन विराज मुस्कुराया और उसके जो दुपट्टा उसके सिर पर पिन लगा था वह निकालने लगा और निकालते हुए बोला, तुम्हें इतना करीब ला चुका हूँ तो तुम मुझ पर ऑर्डर छोड़ सकती हो। यह सिर्फ मैं तुम्हें हक दे रहा हूँ, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुआ। विराज की बातें सुनकर मधु के अंदर अजीब सा फीलिंग उमड़ने लगा और वह तुरंत आगे कहा, और क्या निकालना है? यह सुनकर मधु उसे घूर कर देखने लगी। विराज आगे कहा, मेरा मतलब तुम्हारे सिर में इतने सारे फूल पत्ती जो लगे हैं वह निकालना है। अब जाकर मधु को समझ में आया और वह तुरंत हाँ कह दी। विराज ने उसके बाल में से सब कुछ निकाल दिया। अब जाकर मधु को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। विराज का हाथ अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा जहाँ उसका ब्लाउज था और जैसे मधु को महसूस हुआ कि वह तुरंत खड़ी हुई। बाकी मैं निकाल लूँगी। कैसे निकालोगी? हाथ है तुम्हारा किसी काम का, लाओ मैं निकाल देता हूँ। विराज का इतना कहना कि मधु गुस्से में बोली, कह रही हो ना मैं निकाल लूँगी तो निकाल लूँगी। विराज उसका हाथ पकड़ एकदम अपने करीब किया और उसके खुले कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, और मैंने भी कहा ना कि मैं निकालूंगा, मतलब मैं निकालूंगा, और मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाना। ये बोलते वक्त विराज ने पीछे से उसके ब्लाउज़ का डोर खोल दिया। मधु कसमसाने लगी पर विराज इतना उसे होल्ड किया और पीछे से उसके ब्लाउज़ का हुक भी खोल दिया। जैसे ब्लाउज़ खुला कि उसके शरीर से ढीला हो गया। विराज को 1 मिनट नहीं लगा उसके कंधे से नीचे सरका दिया। मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। विराज सबसे पहले उसका ब्लाउज उसके शरीर से अलग किया और इसी के साथ उसका लहंगे का डोरी भी खोल दिया। जो देख मधु तुरंत विराज का हाथ पकड़ ली। विराज उसका हाथ हटा दिया और लहंगे का जिप खोला। जैसे जिप खुला कि लहंगा तुरंत नीचे गिर गया। अब मधु सिर्फ ब्रा और पेंटी पर थी। उसे ऐसे देख विराज का भी मन डोल गया, पर अपने मन में आ रहे ख्यालों को तुरंत झटका। मधु को गोद में उठाकर वार्डरोब में लेकर गया। उसका इस तरह से गोद में उठाना मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत छटपटाते हुए बोली, प्लीज़ नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो? मधु के कपड़े अभी तक विराज के कमरे में नहीं आया था और ना ही वार्डरोब में लगा था। जो देख विराज सबसे पहले उसे नीचे उतारा और अपना टी शर्ट निकालकर मधु को पहना दिया। मधु जैसे टी शर्ट पहनी अब जाकर उसे अच्छा लगा, पर यह टी शर्ट इतना भी बड़ा नहीं था, पर उसका शरीर छुप गया, पर उसकी गोरी टांग पूरी तरह दिखाई दे रहा था। विराज शांत आवाज़ में बोला, जाओ जाकर सो जाओ, मुझे अभी काम है। इतना बोलकर विराज वॉशरूम में चला गया और मधु जल्दी से बेड पर आ गई। वह जैसे बेड पर लेटी कि उसे ऐसा लगा कि वह बेड के अंदर धंस रही है, क्योंकि उसका मास्टर बेड बहुत मुलायम सॉफ्ट था। 10 मिनट तक तो मधु बेड पर खेलती रही। उसके बाद वह जो सोई तो कुंभकर्ण की तरह सो गई। उसे इस बेड पर बहुत अच्छी नींद आया। थोड़ी देर में विराज भी वॉशरूम से बाहर निकला और सबसे पहले स्मोक किया, उसके बाद बेड पर आया। वह इसके पहले बेड के बीचों बीच में सोया करता था, पर अब उसे अपना आधा बेड मधु को देना पड़ा और आधे में अब उसे सोना पड़ रहा था। विराज पेट के बल लेटा और तिरछी नज़र से मधु को देखने लगा,
जो उसकी टी शर्ट पहने सोई थी। काफ़ी देर तक देखता रहा, उसके बाद सो गया। अगली सुबह 9 बजे विराज का कमरा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मधु की नींद खुला और अंगड़ाई लेते हुए जैसे आँख खोली तो उसका हाथ विराज के शरीर पर टच हुआ और वह पूरी तरह आंखें खोलकर देखी तो विराज पेट के बल सोया था। विराज कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ शॉर्ट पैंट पहना था। मधु तो एकटक उसके शरीर को देखने लगी क्योंकि विराज का बदन इतना स्ट्रॉन्ग, एकदम गोरा दिख रहा था। मधु धीरे धीरे उठकर बैठी और अभी भी विराज को ही देखे जा रही थी क्योंकि उसका मस्कुलर बॉडी साफ साफ दिखाई दे रहा था। मधु करीब 10 मिनट तक उसे एकदम से निहारती रही। तब तक उसे वापस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया, जिससे वह बेड पर से उठकर जल्दी से वॉशरूम में गई। उसने दरवाज़ा इसलिए नहीं खोला क्योंकि उसने ठीक तरह से कपड़े नहीं पहने थे। मधु जल्दी फ्रेश होने लगी क्योंकि ऑलरेडी वह लेट सोकर उठी थी और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अब विराज के कान में गया और वह नींद भरी आवाज़ में कहा, कौन है? पर उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा सकता था, इसलिए उसे बेड पर से उठना पड़ा। पहले तो उसने भी नज़र बगल में फेरा, उसे मधु दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से वह उठकर जाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी बहन सामने खड़ी थी। उसके हाथ में बड़ा सा पैकेट था जिसमें मधु के लिए साड़ी लेकर आई थी। विधि को पहले तो अपने भाई को बगैर कपड़ों में देख अजीब लगा। वह कपड़ा उसे थमाते हुए बोली, भाई भाभी को कहना जल्दी से नीचे आ जाए, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे भी उन्हें आज पहले दिन ही बहुत लेट हो गया है। अगर आप दोनों ऐसे ही सोते रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कह रहा है? अगर हम दोनों के सोने से किसी को दिक्कत है तो उसे मेरे सामने लाकर खड़ा करो। ऐसा तो किसी ने कुछ कहा नहीं था। विधि अपने मन से बोल रही थी। वह जल्दी से वहाँ से नीचे चली गई, वरना उसका भाई उसकी झूठ पकड़ लेता। थोड़ी देर में मधु नहा कर बाथरोब पहने बाहर निकली। अब तो विराज की भी नींद खुल गया था। उसकी आंखों में नींद नहीं था। वह सोफे पर बैठ अपना मोबाइल देख रहा था क्योंकि उसकी शादी की न्यूज़ अभी तक टीवी पर सभी चैनल पर आ रहा था। मधु विराज को देख बोली, विधि को बुला दोगे ताकि वह मुझे साड़ी पहना दे? विराज जो मोबाइल में देख रहा था वह उसकी आवाज़ सुन हल्की नज़र उठाकर उसे घूर कर देखने लगा, जो बाथरोब पहने उसके सामने खड़ी थी। विराज बगैर कुछ बोले तुरंत विधि को कॉल लगाया और सख्त आवाज़ में बोला, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। विधि भी डर गई और वह तेजी से भागते हुए कमरे में आई। तब तक विराज फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। विधि मधु को साड़ी पहनने में हेल्प की। उसके बाद उसने उसकी मेकअप भी की। रेडी करने के बाद विधि नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद जब विराज वॉशरूम से बाहर आया तो वह पहले कपड़े पहना। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर खुद तैयार होने लगा। वहीं सोफे पर बैठी मधु को ध्यान से देख रही थी, जो सचमुच बहुत ही स्मार्ट दिख रहा था। रेडी होने के बाद दोनों नीचे गए, जहां लिविंग एरिया में बहुत लोग खड़े थे। वैसे तो मधु को सबने शादी में देखा, पर जो रस्म मुँह दिखाई का था वह तो होना ही था। ध्रुव रात को ही अपने घर आ गया था और जब से उसने रोशनी से मिला था अब तक उसने खाना नहीं खाया था। वो बहुत अपसेट था। उसे रोशनी से ढेर सारी बातें करना था, पर शादी का माहौल था। उसकी भाभी के आने के बाद जो रोशनी गई, वापस उसे एक बार भी दिखाई नहीं दी। ध्रुव एक ही बात कब से सोचे जा रहा था कि रोशनी ने साफ साफ कहा कि वह भूल गई है और वो भी भूल जाए, पर यह बोलते वक्त उसका चेहरा बहुत उदास था। उसके पास रोशनी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, जिसकी वजह से उसने भूमि को कॉल लगाया और रोशनी के बारे में पूछने लगा।
रोशनी जब फ़ोन पर बातें कर रही थी तब ओम ने उससे पूछा, किसका कॉल है? जो सुन भूमि ने तुरंत बता दी, ध्रुव का कॉल है, वो रोशनी के बारे में पूछ रहा है। और भूमि ने आगे ये भी कहा, ओम जी, मुझे आपसे रोशनी के बारे में कुछ बताना है। जो सुनकर ओम बोला, अभी नहीं, घर जाने के बाद बताना। भूमि ने हाँ में सिर हिला दी। दोनों मुंह दिखाई के रस्म में इस वक्त बिजी थे। 2 दिन बाद ब्लैकबेरी क्लब। विराज ने वेडिंग रिसेप्शन ब्लैकबेरी क्लब में रखा था। उसके देश विदेश तमाम दुनिया भर के लोग इकट्ठा हुए थे। मधु तो आज बहुत ज़्यादा नर्वस थी। उसे शादी वाले दिन से भी ज़्यादा आज घबराहट महसूस होने लगा जब यह दोनों स्टेज पर गए और तमाम लोग आकर उन्हें वेडिंग बधाई दे रहे थे। मधु बहुत ज़्यादा घबराई थी, जो कि विराज भी देख सकता था, और उसने उसका हाथ पकड़ कस के होल्ड किया ताकि वह डरे ना, और जो कोई सवाल करता था सबका जवाब विराज देता था। उसने मधु को किसी का भी जवाब नहीं देने दिया। बहुत देर तक सभी का मिलना जुलना सिलसिला चालू था। वहीं दूर शीला जी और रवि बैठे थे। वह एक बार भी स्टेज पर नहीं गए क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी। जब सबका मिलना जुलना हो गया तो विराज हाथ में माइक लिए सबका अटेंशन अपनी तरफ लिया और अपने दमदार आवाज़ में कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़। मिस्टर रवि, प्लीज़ आप ऊपर आ जाइए। विराज का इतना कहना कि मधु उसकी तरफ देखने लगी। वहीं रवि भी घबराने लगा, पर वह स्टेज पर जा रहा था तो सारे मीडिया और लाइट्स उसी की तरफ किए जा रही थी। रवि जैसे ऊपर आया तो विराज सबसे पहले उसके साथ हैंडशेक किया और उसे अपने गले लगा लिया और उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, यह मेरी वाइफ के छोटे भाई हैं और आज से यह ब्लैकबेरी के मेंबरशिप भी। यह सुन सभी लोग ताली बजाने लगे। उसके बाद विराज ने शीला जी को भी ऊपर बुलाया और उनके पैर छुए और चारों के साथ फोटो खिंचवाया। यह वाला विराज का साइड मधु को बहुत पसंद आया क्योंकि बाकी सभी तो बार बार स्टेज पर आ रहे थे, पर उसकी मम्मी और भाई एक कोने में बैठे थे। पर विराज खुद उन्हें ऊपर बुलाकर सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया, जो मधु के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वह मन ही मन खुश होने लगी। वेडिंग पार्टी काफ़ी रात तक चलता रहा। उसके बाद यहीं से सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले गए, पर विराज मधु को लेकर ब्लैकबेरी ही रुक गया और उसके घर वाले घर चले गए। ये दोनों काफ़ी हद तक थक चुके थे, इसलिए जल्दी फ्रेश हुए और दोनों साथ में सो गए। अगली सुबह विराज का कमरा। मधु नींद में कसमसा रही थी क्योंकि वह विराज की बाहों में थी। जब वह पूरी तरह आंखें खोली तो विराज के दोनों हाथ मधु के कमर पर था और वह उसके ऊपर। यह देख मधु ने कोई रिएक्ट नहीं की और ना ही उसके हाथ को अपने ऊपर से हटाई, बल्कि वह तो विराज को गौर से आज देख रही थी। उसकी बियर्ड, उसका नाक, ऐसे ही वह 5 मिनट तक देखती रही। उसके बाद उसके चेस्ट पर अपना सिर रखकर वापस सो गई क्योंकि विराज अभी गहरी नींद में सोया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मधु और विराज दोनों उठे। विराज मधु को छेड़ते हुए कहा, मुझे क्या बेड समझकर सोई थी मेरे ऊपर? ये सुन मधु बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो साइड में सो रही थी। रात में आपने ही मुझे इस तरह पकड़ के सोए, सारा ब्लेम मुझ पर लगा रहे हो। मधु आज भी विराज की शर्ट पहनी थी क्योंकि क्लब में उसके कपड़े नहीं थे और उसका पैर विराज के पैर में टच हो रहा था, जो काफ़ी हद तक दोनों के लिए अजीब था। मधु अभी भी उसके ऊपर से उठी नहीं, जो देख विराज उसका मजाक बनाते हुए कहा, वैसे तुम्हें मेरे करीब रहना अच्छा लगता है।
विराज का इतना कहना कि मधु आंख दिखाते हुए बोली, गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। आपने मुझे पकड़ के रखा है, समझे? अच्छा, ऐसी बात है। विराज इतना बोलकर अपने एक हाथ से धीरे धीरे उसके थाई पर फेरने लगा। मधु का शर्ट उसकी कमर तक ही था और सोने की वजह से ऊपर आ गया था और विराज को यही मौका मिला उसे परेशान करने के लिए, जो कि करने लगा। मधु तुरंत एक हाथ से उसे रोकने की कोशिश करने लगी, पर बेचारी रोक नहीं पा रही थी और विराज मुस्कुराते हुए उसे और परेशान करने लगा, जो देख मधु चिढ़ गई और वह तुरंत झुककर उसके चेस्ट पर जोर से काटने लगी। पहले तो विराज को अच्छा लगा, पर जब मधु और जोर से काटी तो वह अपनी आंखें बंद कर लिया और हल्का सा उसके मुंह से आह निकल गया, जो सुनकर मधु तुरंत उसे छोड़ दी और अपना चेहरा उठाकर उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, अब कैसा लगा? मधु का इतना कहना कि विराज बोला, वापस करो। जो सुनकर मधु उसे घूर कर उसे देखने लगी। अब तो विराज उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था और वह मधु को वापस कहने लगा कि उसके चेस्ट पर काटे। अब मधु को मजबूरन उसके चेस्ट पर हर जगह काटना पड़ रहा था। उसके ऐसे करने से दोनों के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ने लगा था। दोनों का काफ़ी देर तक मस्ती चालू रहा। उसके बाद विराज ने मधु का गर्दन पकड़ के अपने करीब किया, उसके होठों पे होठ रख किस करने लगा। यह इतना जल्दी हुआ कि मधु रिएक्ट नहीं कर पाई। तकरीबन 5 मिनट तक विराज उसे किस करता रहा। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुआ तब तुरंत छोड़ दिया। विराज ने मधु को साइड में पटक दिया और खुद उसके ऊपर आया। मधु तुरंत रोने जैसी शक्ल बना ली क्योंकि विराज का वजन बहुत ज़्यादा था। विराज जैसे आगे बढ़ने को हुआ कि उतने में उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ से विराज अपने होश में आ गया और वह तुरंत मधु के ऊपर से उठकर कॉल रिसीव किया। यह कॉल बादल का था और बादल ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर विराज जल्दी से उसके ऊपर से उठा, फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मधु सोचने लगी, आखिर इसे क्या हो गया? अभी तो ठीक दिख रहा था, तुरंत इसका मूड चेंज हो गया। कुछ देर में मधु के लिए भी कपड़े आ गए क्योंकि महिमा जी को पता था कि मधु का यहाँ पर कपड़ा नहीं है। उन्होंने रात को ही भिजवा दिया था।